Hello students. So in this video we'll be discussing about the Factories Act 1948. ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि हम किसी भी एक्ट को स्टार्ट करने से पहले करते ही हैं कि हम उसके बारे में बेसिक बातें जान लेते हैं, तो ऐसे ही हम फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि किसी भी एक्ट में कितने चैप्टर्स, कितने सेक्शंस एंड कितने शेड्यूल्स हैं। तो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 का ये बेयर एक्ट हमारे सामने खुला हुआ है। इस बेयर एक्ट से जानेंगे हम इसमें कितने चैप्टर्स हैं। तो इसके स्टार्टिंग में हम देखते हैं चैप्टर 1 2 3 एंड में आ जाते हैं, तो चैप्टर 11 पे एंड हो गया। तो इन टोटलिटी देयर आर 11 चैप्टर्स एंड टोटल सेक्शंस जो है, ये लेफ्ट हैंड साइड जो आपको लग रहा है कि मे बी ये सीरियल नंबर होंगे, सीरियल नंबर नहीं, सेक्शन नंबर है। ठीक है, क्लास में कई बार ये चीज हमने डिस्कस की हुई है। तो आपके 11 चैप्टर्स हैं, 120 सेक्शंस हैं एंड 3 शेड्यूल्स हैं। ठीक है जी। अब एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं कि सारे चैप्टर्स के नेम क्या हैं, बिकॉज ये आपको हेल्प करेंगे आगे कॉन्सेप्ट को समझने में। तो चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी, चैप्टर 2 द इंस्पेक्टिंग स्टाफ, चैप्टर 3 हेल्थ, चैप्टर 4 सेफ्टी, चैप्टर 4 ए प्रोविजंस रिलेटिंग टू हजार्डियस प्रोसेसेस, चैप्टर 5 वेलफेयर, चैप्टर 6 वर्किंग आवर्स ऑफ एडल्ट्स, चैप्टर 7 एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन्स, चैप्टर 8 एनुअल लीव विद वेजेस, Chapter 9 Special Provisions, Chapter 10 Penalties and Procedures and Chapter 11 Supplementary। अब ध्यान देंगे कि हमने ये चैप्टर के नाम क्यों पढ़े हैं, क्योंकि इससे आपको ये आइडिया लग गया कि इस एक्ट में कवरेज किस किस चीज का है। ये एक्ट बात करता है हेल्थ के बारे में, सेफ्टी के बारे में, हजार्डियस प्रोसेसेस के बारे में, वेलफेयर के बारे में, वर्किंग आवर्स ऑफ एडल्ट्स के बारे में, एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन के बारे में, एनुअल लीव विद वेजेस के बारे में एंड स्पेशल प्रोविजंस। ये सारी चीजें इसमें कवर्ड है। तो अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस एक्ट, तो आप आसानी से इसको बता पाएंगे अगर आपको हेडिंग्स याद रही। तो ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि हेल्थ कवर करना, सेफ्टी इंश्योर करना, ठीक है, वेलफेयर के बारे में बात करना, फिर इन सारे इश्यूज को एड्रेस करना। तो कहीं ना कहीं आप, अगर आपको हेडिंग दिमाग में रहती हैं, तो उससे आप आंसर फ्रेम कर सकते हो अपना। ठीक है, तो एक तो ये बात हुई कि आपके कितने सेक्शंस हैं, चैप्टर्स हैं एंड कितने शेड्यूल्स हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इस एक्ट का प्रीडिसेसर या सक्सेसर कौन रहा है। ठीक है, तो स्टार्टिंग से जितने भी हमने एक्ट क्लास में कवर करी हैं, तो हम ये देखते आए हैं कि इससे पहले जो एक्ट हम पढ़ रहे हैं, उससे पहले कौन सा एक्ट इन फोर्स था, या कोई एक्ट था भी उस सिचुएशन को कॉम्बैट करने के लिए। नहीं, दो ही पॉसिबल सिचुएशन है कि क्या तो कोई एक्ट होगा, ठीक है, या फिर कोई एक्ट नहीं होगा। ठीक है, और एक्ट जो होगा तो वो अब क्या है, इतना कैपेबल नहीं रहा कि वो सिचुएशन को कॉम्बैट कर सके, इसलिए नया एक्ट आया। यही एक रीजन होता है। ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं कि इससे पहले कौन सा एक्ट था। और तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में जो फैक्ट्रीज एक्ट आया, वो आया था 1881 में। ठीक है, 1881 वो टाइम था जब ब्रिटिशर एम्पायर था इंडिया में। ठीक है, तो 1881 का जो फैक्ट्रीज एक्ट था, उसकी कुछ हाइलाइट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। वो ये बोलता था कि जो भी बच्चे, चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 7 इयर्स, उनको आप अपनी फैक्ट्री प्रेमाइसेस में एम्प्लॉय नहीं कर सकते। सो 1881 का जो फैक्ट्रीज एक्ट था, इट लेड डाउन द प्रोहिबिशन on the employment of children below the age of 7 years. Next, it was applicable only on the factories employing more than 100 workers। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। देन उसके बाद आपका 1891 में इसका अमेंडेड वर्जन आया, बट उसमें भी कुछ लूप होल्स थे। देन उसके बाद आपका 1911 में एक और अमेंडेड वर्जन आया फैक्ट्रीज एक्ट का। उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड हुई, उसमें एक नई चीज इंक्लूड हुई, वो था सेफ्टी प्रोविजंस, और कह सकते हो आप वर्कर्स सेफ्टी।
ठीक है। और अभी जैसे कि हमने हेडिंग्स गो थ्रू करी तो उससे हमें एक आइडिया लग गया कि जो हमारा 1948 वाला जो वर्जन है फैक्ट्रीज एक्ट का, ऑफ कोर्स वो सेफ्टी की बात करता है, वेलफेयर की बात भी करता है और हेल्थ की बात भी करता है। ठीक है जी। अब उसके बाद एक और अमेंडेड वर्जन निकाला गया 1934 में। और 1934 में जो आपका जो वर्जन आया, ठीक है, इसकी बात, इसको अमेंड करने की बात कब से उठाई गई? ईयर 1929 से। ये 1929 से रिकमेंडेशंस बनने लगी, रॉयल कमीशन सेटअप हुआ। ठीक है। और उसके बाद फाइनली वो 1935 में आपका एप्लीकेबल हो सका, फैक्ट्रीज एक्ट 1934। इसमें क्या नई बात करी गई थी? इसमें बोला गया, इसमें कॉन्सेप्ट आया इंस्पेक्शन का, कि आप फैक्ट्री प्रोमाइसेस की जाके इंस्पेक्शन कर सकते हैं, इंस्पेक्टर्स अपॉइंट होंगे। तो इंस्पेक्शन एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ दी फैक्ट्री, ये वाला कॉन्सेप्ट इस वाले वर्जन में आया था। और इन्होंने बोला कि ये वाला जो एक्ट होगा, अब से एक्ट उन फैक्ट्रीज पे एप्लीकेबल होगा जहां पे आपके कितने वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं? 20 वर्कर्स। तो अब आप ये समझ सकते हो कि 1881 में जो संख्या 100 वर्कर्स के ऊपर बेस्ड थी, ठीक है, एक्ट की एप्लीकेबिलिटी की, वो अब घटकर 1934 तक आते आते आपकी कितनी रह गई है? केवल 20 वर्कर्स। मतलब कि 20 वर्कर्स अगर आपके यहाँ एम्प्लॉयड होंगे तो फैक्ट्रीज एक्ट आप पे लग जाएगा। अब फाइनली हम पढ़ रहे हैं 1948 वाला वर्जन। ठीक है। तो इसमें हमें पता ही है कि सबसे ज्यादा इम्प्रोवाइज्ड वर्जन है, जिसमें आपकी हेल्थ सेफ्टी हजार्डियस प्रोसेसेस वगैरह की बात हुई है। ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं, डिस्कस कर देंगे ऑब्जेक्टिव्स। इस एक्ट के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला भी कुछ देर पहले कि क्योंकि आपने एक बार हेडिंग तो गो थ्रू कर लिया, तो इसके ऑब्जेक्टिव्स कहीं ना कहीं आप खुद भी फ्रेम कर सकते हो। इसको याद रखने का तरीका है ट्रिपल PLS। ट्रिपल PLS, जैसे हमने कंपटीशन एक्ट पढ़ते हुए भी एक निमोनिक बनाया था, FIPP। ठीक है, ऐसे ही आप इसको याद रख सकते हो, ट्रिपल PLS। मतलब इसके कुछ भी आप कैसे भी इसको याद रख सकते हो कि पानी पी पी कर दो लोग लड़े और फिर सो गए। ठीक है, तो पानी पी पी कर लड़े और सो गए। ठीक है, तो कैसे भी इसको आप याद रख सकते हो सेंटेंस के थ्रू। तो जो इसमें ट्रिपल P है, उसका क्या मतलब है? पहला P, इसका मतलब है प्रिवेंट। देन जो सेकंड P है, इसका मतलब है प्रोवाइड। देन थर्ड P, इसका मतलब है प्रोटेक्ट। ठीक है, तो प्रिवेंट, प्रोवाइड, प्रोटेक्ट। एंड L का मतलब है लीव्स। देन S का मतलब है आपका सेफ्टी। ठीक है, तो अब इसको समझ लेते हैं कि प्रिवेंट क्या करना था। प्रिवेंट मतलब कोई चीज रोकना। ठीक है, तो प्रिवेंट क्या करना है? लॉन्ग वर्किंग आवर्स। प्रोवाइड क्या करानी है? आपको हेल्दी एंड हाइजेनिक वर्किंग कंडीशंस। प्रोटेक्ट क्या करना है? प्रोटेक्शन किसको देनी है? प्रोटेक्शन हमें देनी है वुमेन एंड चिल्ड्रन को। ठीक है, लीव्स के बारे में क्या है कि हाँ, लीव्स ऐसा नहीं कि आप किसी को से बिल्कुल गधा मजदूरी करा रहे हो अपनी फैक्ट्री में, ठीक है, ओवर टाइम भी करा रहे हो, नहीं। तो ये एक्ट बोलता है कि आपको लीव्स भी देनी पड़ेंगी और कई एट टाइम्स पेड लीव्स भी अपने वर्कर्स को आपको अलाउ करनी पड़ेगी। तो लीव्स विद वेजेस एंड देन सेफ्टी ऑफ आवर वर्कर्स। सेफ गार्ड हमें करना है, तो सेफ्टी ऑफ वर्कर्स। तो ये सारे इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव हैं, टू प्रिवेंट लॉन्ग वर्किंग आवर्स ऑफ human beings, then to provide healthy and hygienic working condition to our labor, protect women and children employed in a factory, and provide leaves with wages and safety of workers। ये इंश्योर करना इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव है। अगर आप नेट पे कोई भी कंटेंट सर्च करते हो इसके रिगार्डिंग या बेर एक्ट पढ़ते हो, तो हाँ, थोड़ा लेंदी, इसको लेंदी फॉर्म में आपको मिलेगा और आपको लिखना भी थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली है एग्जाम्स में। बट सिर्फ ये चीज मैंने आपको इतनी शॉर्ट में क्यों बताई है, जिससे कि आपको याद रहे, हाइलाइट्स आपको याद रहे, तो आप सेंटेंस फ्रेमिंग तो अपने आप कर ही सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक बातें थी इस एक्ट के बारे में।